जो भीड़ से अलग अपने आप को करेगा, आने वाले जीवन में वो बहुत बेहतर सरवाइव कर सकता है। आपको प्रकृति डायरी पेपर लेके आपके साथ बगल में नोट कर रही है आपके हर एक्टिविटी को, ध्यान रखिएगा। वही अगर मैं 5 साल तक करते रहूं तो मेरा संस्कार हो जाता है। इवन मैं तो कहता हूं, मेरा जो अपना सोच है कि अच्छे गुण पैदा करने से ज्यादा अच्छा होता है बुरी जो चीजें हैं उससे रोकना। क्यों? लेकिन लक्ष्य छोटे छोटे इसमें होने। जब हम बहुत बड़ा लक्ष्य एक साथ ले लेते हैं तो कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आज कोई क्रिकेटर है या कोई भी प्लेयर है या कोई भी गेम्स वाला है, वो जब तक 4 घंटे खेल नहीं लेता है ना, उसको चैन नहीं आता है। 1 स्टिच इज बेटर इन, मतलब जैसे कपड़ा जो है वो छोटा सा फटा रहता है तो उसको 2-3 टाँका सील दोगे। जैसे मेरा छोटा सा फटा, 2-3 टाँका सील दिया मैं, है ना, तो उसको वो तुरंत सिल दिया और मैं इसको कहीं भी पहन सकता हूं। लेकिन अगर मैं उसमें लापरवाही कर दिया और मैंने छोड़ दिया उसको, तो वो क्या है कि धीरे धीरे करके फटने लगता है। अरे यार कल करूंगा करके, है ना, तो वो फिर इतना लंबा फट जाएगा। फिर सीलोगे आप तो उसको फिर कहीं आने जाने के लिए, घर में सोने के लिए उपयोग कर सकते, लेकिन आने जाने के लिए उपयोग नहीं आ पाएगा। इसका मतलब कोई भी गड़बड़ी है उसको छोटे रूप में रहे तो सुधार दें, वो ज्यादा सही रहता है, ना कि उसको लंबे समय तक खींचें। हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा होगा कि जब भी हम अपने जीवन में किसी काम को जो पेंडिंग है उसको लंबे समय तक टालते गए हैं, तो अगर टालते गए हैं तो बाद में ना उसका बड़ा विकराल रूप हमको देखने मिला है। कोई समस्या तुरंत में हो गया तो तुरंत सॉल्व कर दिए, ठीक है, लेकिन अगर लंबे समय तक उसको हम पेंडिंग छोड़े तो बाद में उसका बहुत बड़ा कीमत हमको चुकाना पड़ता है। एक्सपीरियंस किए हो ना, हम टालते हैं जब किसी काम को तो वो बहुत बड़े रूप, समस्या तो मेरे को ही हल करना है, चाहे आज हो चाहे कल हो, लेकिन उसको मैं जितना जल्दी से जल्दी उस समस्या को हल कर दूं उतना वो आसान हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल रखूंगा, हमेशा रखता हूं, कई बार रखा भी है मैंने। जैसे गुरु शिष्य एक जगह जा रहे थे ऐसी पैदल, तो गुरु ने देखा एक घास का तिनका उगा हुआ था, इतना बड़ा घास था, छोटा सा उगा हुआ था। उसको बोला इसको उखाड़ दो, तो उसने उखाड़ दिया उसको। कुछ देर बाद उसको, जैसे चरोटा का पेड़ होता है ना, थोड़ा सा बड़ा 1 फीट का, बोला इसको उखाड़ दो, तो उसने ऐसा करके थोड़ा ताकत लगा के उखाड़ दिया उसको। कुछ देर बाद उसको थोड़ा सा लगभग 1 फीट जैसा थोड़ा सा बड़ा ऐसा 2-2.5 फीट का पौधा जैसा मिला, तो उसको उखाड़ने के लिए एक हाथ से नहीं उखड़ा, वो दोनों हाथ से उखड़ा उसका, उसमें थोड़ा उसको ताकत लगा। उसके कुछ देर बाद उसको एक बड़ा वृक्ष मिला, उसको बिही का जैसे पेड़ रहता है, बोला इसको उखाड़ो। बोले गुरुजी ये मेरे से कैसे उखड़ेगा? बोले ये तो बहुत बड़ा है, इसके लिए तो कुदाल लगेगा, टंगिया लगेगा। तो गुरुजी ने उसको बताया देखो यही है। बोले जब भी कोई बुरी आदत या खराब चीज या कोई प्रॉब्लम है आपका, उसको अगर शुरुआती स्तर पे आप उखाड़ दोगे ना तो बड़ा आसान रहता है। जैसे घास का तिनका फट से उखड़ गया, यानी मेरे को ये पता चल गया कि अरे ये चीज मेरे अंदर खराब है, तो उसको अगर शुरुआती दौर में क्या होता है तो उसको उखाड़ दिया, तुरंत उखड़ गया। थोड़ा सा अगर ज्यादा टाइम हो गया तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा सा अगर, यानी लेकिन अगर मैंने उसको लंबे समय तक उस आदत को अपने दिमाग में बना के रख लिया तो फिर वो मेरे किसमें शामिल हो जाएगा? जाता है वो, कोई बताएगा? संस्कार बन जाता है वो। हमारे जो संस्कार बने हुए हैं, जो हमारे, जिससे हमको पहचाना जाता है, यार ये सुबेरे उठने वाला है, ये बढ़िया जिम जाता है, ये हेल्थ कॉन्शियस है, ये खान पान में जागरूक रहता है, ये सब क्या है? ये सब संस्कार हैं। और संस्कार किसको, यानी आदत को ही द्वितीय संस्कार बोला जाता है। यानी मैं आज अगर किसी काम को कर रहा हूं, वही अगर मैं 5 साल तक करते रहूं तो मेरा संस्कार हो जाता है। आज कोई क्रिकेटर है या कोई भी प्लेयर है या कोई भी गेम्स वाला है, वो जब तक 4 घंटे खेल नहीं लेता है ना, उसको चैन नहीं आता है। तभी उसको दुनिया के बड़े बड़े जगह में स्थान मिलता है और उसको लोग पहचानते हैं कि ये बहुत बड़ा क्रिकेटर है या बहुत बड़ा स्विमर है करके। क्यों? वो उसके आदत में शामिल हो गया, संस्कार में। जब तक वो 4 घंटे तैरेगा नहीं तब तक उसको, या 4 घंटे क्रिकेट की, तब तक उसको चैन नहीं आएगा। इसका मतलब ऐसी आदतें जो हमारे रेगुलर, हमारे रूटीन में आ जाता है, वही हमारा संस्कार है और आने वाले समय में वही चीजें हमारी पहचान बनती है। तो इसका क्या मतलब है कि हम जब छोटी छोटी, जब हमारे अंदर कोई, जब प्रॉब्लम छोटे स्तर पे है, यानी दिमाग के स्तर पे, इसको भगवत गीता में कैसे समझाया है? भगवत गीता का 2 या 3 अध्याय में है ये चीज कि हमारा ना, यदि कोई चीज बुद्धि के स्तर में कोई चीज है ना, तो सिंपली उसको हम धीरे से हटा सकते हैं। लेकिन अगर वो अंतर मन के स्तर पे चला गया या अवचेतन मन के स्तर पर चला गया तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हटाना। उसको जैसे आप लोग देखे होंगे कि दीवाल में, कभी कभी दीवाल में बरगद पीपल का ऐसा बीज तो छिटकते रहता, उग जाता है। उसको अगर वो बड़ा हो गया तो उसको हटाना कितना मुश्किल काम है। कोई देखा है? दीवाले में बड़े बरगद के पेड़, पीपल उग जाते हैं ना घर के ज्वाइंट के बीच में,
शुरू में एक आध दो पत्ता दिख रहा है, तब अब उखाड़ोगे तो उसको जब उखाड़ोगे तो उसमें 2-3 छोटे छोटे रेशे टाइप जड़, वो तो उखड़ जाएगा। उसको छोड़ दो तुम 3 महीने के लिए, उसके बाद उस पूरे दीवार को तोड़ोगे नहीं, तब तक उसको निकाल नहीं सकते हो, इतनी जड़ें फैल जाती हैं उसकी। तो वैसी हमारी आदतें हैं। आज के समय में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी जनरेशन फेस कर रही है वो है बेहोशी में जो हम जी रहे हैं ना। यानी हम क्या करते हैं कि जैसे क्या हुआ कि जैसे जियो कंपनी है, जियो कंपनी ने पहले फ्री में डेटा दे दा, तो डेटा जब उसने भेजा तो हम फ्री में मिल रहा है करके उसको कंज्यूम करना स्टार्ट किया। अब हम उसके एडिक्ट हो गए, अब एडिक्ट हो गए, उसके बाद उसने उसको बेचना स्टार्ट किया, तो अब हम एडिक्ट हो गए हैं, तब एडिक्शन में फंसे। वो फ्री वाला प्लान आज से 8 साल 10 साल पहले आया था, 9 महीने 10 महीने फ्री दिया, सबको आदत पड़ गई। अब वो आदत आज भी हमारी छूट नहीं रहा। अब हम 800 900 1000 रुपया का 84 दिन का पैकेज देके खरीद के उपयोग कर रहे हैं। ऐसे ही है प्रलोभन हमारे पास। न सिर्फ ये जियो का तो एग्जाम्पल है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हमारे लाइफ में आएंगे जो हमको नकारात्मक दिशा में लेके जाने वाले रहेंगे, और उसको हमको पहचानना होगा। यहाँ हम जो आते हैं या जो हम अच्छी चीजें कहीं से भी सीखते हैं, या जो संत महंत प्रवचन में देते हैं, या पुस्तकों के माध्यम से हम लोग करना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा गला काट स्पर्धा है। सब लोग अपने आगे बढ़ने का कोशिश, जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि देखिए भाई, हम लोग अभी, मैं यहाँ संत महंत बनाने की बात कर, यहाँ पर हम चर्चा नहीं करते। यहाँ हम अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो एक चीज को ये हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे मैं बाकी लोगों से अलग हो सकता, कैसे मैं दूसरों से अलग। क्यों? मान लीजिए भाई, जैसे मान लीजिए 2 सब्जेक्ट को लेता हूं, एक को लेता हूं मैं, मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और एक लेता हूं सब्जेक्ट लेता हूं मैं फोरेंसिक साइंस। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस जो है उसमें कंप्यूटर वाले फील्ड में, फोरेंसिक साइंस में मतलब वो जो सीबीआई वीबीआई वाले करते नहीं है, वो बंदूक में किसके उंगली का निशान था, कहाँ कहाँ चोरी हुआ, तो कहाँ, इस टाइप का नहीं रहता है ना। तो फोरेंसिक साइंस एक ऐसा विभाग है जिस पर बहुत कम लोगों को जानकारी, बहुत कम लोग उसमें इंटरेस्ट रखते, कंप्यूटर साइंस वाले बहुत ज्यादा है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में लाखों लोग उसका परीक्षा देते हैं, लाखों लोग उस कोर्स को कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंस में कम लोग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो जो कम लोग जिसके बारे में जान रहे हैं उसमें संभावना ज्यादा है कि आपका उसमें सिलेक्शन हो या उसमें आपका जॉब लगे, क्योंकि कंप्यूटर के पीछे तो करोड़ों लोग भाग रहे हैं। वैसे ही हमको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मेरे को यदि करियर में या भविष्य में किसी भी जगह में जाना है, तो वो कौन सा फार्मूला है या कौन सी चीज है जिससे मैं अपने आप को भीड़ से अलग कर सकता हूँ। फोरेंसिक साइंस का एग्जांपल मतलब भीड़ से अलग। जो भीड़ से अलग अपने आप को करेगा, आने वाले जीवन में वो बहुत बेहतर सरवाइव कर सकता है। तो भीड़ से अलग करने के लिए, भीड़ से अलग करने का क्या तरीका है, इसको अपने को समझना है। ये हमको क्लियर हो गया कि भीड़ से यदि हम लोग अलग हो जाते हैं तो हमारी एक अलग पहचान बनेगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, न्यूजीलैंड या कोई देश का एक ना सर्वे होता है। एक सर्वे कैसा होता है कि कौन सा देश कितना ईमानदार है, इसको एक सर्वे, एक कंपनी सर्वे करती है। तो वो क्या करती है, जितने भी देश है, मान लो विश्व में सिलेक्टेड 100 देश को वो चुन लेता है। ठीक है, 100 देश को वो चुन लेगा। अब उसमें क्या करता है कि मेन रोड जो एकदम भीड़ वाला सड़क है, वहां पे एक पर्स में 100 रुपए, 50, 500, 200, 1000, 5000 जो भी अमाउंट है डाल देता है, और उसको भरे रोड में छोड़ देता है। और उसमें उस आदमी का आई कार्ड भी रख देता है कि अगर वो चाहे, जिस भी बंदे को मिलेगा वो उसको उसके एड्रेस पे पहुंचा सकता है। तो 100 देशों में सर्वे कर रहा है, सभी जगह में 100-100 ठो पर्स वो गिराएगा। ठीक है, अब कितने पर्स उस आदमी के एड्रेस में वापस पहुंचे। जैसे मान लीजिए ए नाम का कोई देश है, तो ए नाम का कोई देश है, वहां पे 100 पर्स अलग अलग जगह में लोकेशन पे गिराया, और उसमें से मान लीजिए 60 लोगों ने उस पर्स को एड्रेस पे लौटा दिया और 40 ने नहीं लौटाया। इसका मतलब वहां के कितने लोग ईमानदार हैं? 60% लोग, क्योंकि उसने लौटा दिया। किसी देश में 5 ही घर में आया, 95 आया नहीं, तो वो देश कितना प्रतिशत ईमानदार है? 5% ईमानदार है। तो ऐसा करके आज से 2-3 साल पहले का सर्वे है, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ऐसा करके 1-2 देश है जिसमें सबसे ज्यादा पर्स वापस लौटे, और उस देश को सबसे ईमानदार देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक सर्वे का तरीका है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक क्राइटेरिया समझ में आया ना, कि भाई किसी का पैसा अगर गिरा मिले तो यार उसका, अगर कोई जेन्युइन बंदा है, उसको वो पैसा वापस कर देना चाहिए।
एक ये क्वालिटी अलग पूरे देश को अलग की कि नहीं की, है ना। जापान वाले लोग का हम एग्जाम्पल सुनते हैं कि भाई कचरा कभी नहीं फैलाते, दूसरे देश में आए हैं, हम लोग कहानी सुनते हैं चर्चा में कि भाई वो कचरा को अपने जेब में रख दिया, तो सामने वाले ने पूछा उससे भी ये, तो बोले यार मैं अपने देश का नाम बदनाम नहीं करना चाहता हूँ कि जापानीज लोग आते हैं और गंदगी फैलाते हैं। तो ये पहचान बनती। तो ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीज है जो मेरे को भीड़ से अलग करेगी, क्या करेंगे कि अपने चरित्र में या कैसे इन चीजों को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर हम देखें कि वो क्या क्या चीज है जो हमें बाकी लोगों से अलग कर सकती है, तो वो चीजें जैसे सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर चर्चा के दौरान सुनते हैं कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग या चरित्र निर्माण वाली जो चीजें हैं वो हमारे साथ आती है। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले मैं स्वामी जी का एक विचार लूंगा जिससे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। इसमें स्वामी जी एक मन की शक्तियां जो पॉइंट है उससे लेते हैं कि एक भाव लेकर सदा उसी में विभोर रहो, सोते जागते सब उसी को लेकर रहो, तुम्हारा मस्तिष्क स्नायु शरीर के सर्वांग उसी के विचार से पूर्ण रहे, दूसरे सारे विचार छोड़ दो, यही सिद्ध होने का उपाय है। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना चाहते हैं, यानी अपने जीवन में बेहतर होना चाहते हैं, समझ लीजिए आप लोग, है ना, और दूसरा का उद्धार करना चाहते हैं और दूसरे के लिए भी बेहतर करना चाहते हैं, तो हमें और भी भीतर प्रवेश करना होगा। देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, भीतर प्रवेश करना होगा। देखिए लोग आज के डेट में बहुत दौड़ रहे हैं बाहर, है ना, मंगल ग्रह तक चले गए हम लोग। तो 500 रुपए रोड में पड़ा हुआ मिले तो वो कभी सोचेगा क्या कि ये किसका है? कभी नहीं सोचेगा, वो रख लेगा पॉकेट में, उसके दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये यार जिसका गुमा होगा वो बेचारा कितना परेशान होगा, है ना। या कभी हमारी ये हिम्मत नहीं होगी, उसका मालिक पता नहीं चल पाया तो यार इस 500 रुपए को मैं गरीब बच्चों को डोनेट कर देता हूँ या मंदिर में उसका मैं यूज कर लेता हूँ। ये फिर कहां से नैतिकता होती। और देखिए एक चीज हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि ये जो गॉड है, भगवान है, इसको अगर कोई सिर्फ मंदिर में या मूर्ति में देखता है तो ये उसकी मानसिक यानी उन्नति की बहुत ही प्राथमिक सीढ़ी है। जब तक वो प्रत्येक लोगों में ईश्वर को नहीं देखता है, साफ सफाई में ईश्वर को नहीं देखता है, ईश्वर के विधान में जब तक नहीं देखता है, पेड़ पत्तों में भी भगवान ने आज मुझे अब जैसे अपने प्रैक्टिकल अनुभव है। अब मैं पहले क्या होता था, किसी पेड़ के बगल में खड़े हैं, एक जनरल आदत नहीं है कि पेड़ के बगल में खड़े हैं तो पत्ता को ऐसा तोड़ लिया और फेंक दिए। अब वो मुझसे नहीं हो पाता है। ध्यान रखिएगा, आपको प्रकृति डायरी पेपर लेके आपके साथ बगल में नोट कर रही है आपके हर एक्टिविटी को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप जैसे होता नहीं है, जैसे मेरी एक बाइक खड़ी है, मेरे बाइक के पीछे एक और बंदे ने बाइक खड़ी कर दी, है ना। अब उस बाइक को मैं हटाऊंगा तभी मेरी बाइक निकलेगी और वो रोड के ऊपर जो है, तो उसकी बाइक को मैं वापस खींच के पीछे कर देता हूं और वो रोड के ऊपर आ जाती है। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल रख रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी बाइक निकालता हूं। अब मैं अपनी बाइक तो निकाल लिया, अब उस बेचारे की बाइक तो रोड में आ गई ना, तो मेरा क्या ड्यूटी बनता है, वापस उस बाइक को उसी जगह में रख दूं। लेकिन हम कई बार नहीं करते, मैं भी पहले नहीं करता। तो ये चीज गलत है। प्रकृति नोटिस कर रही है, क्या आप अपनी गाड़ी के लिए सेंसिटिव हैं और उस सामने वाले बेचारी की गाड़ी जो आपने निकाली है वो ठोका जाए, उससे आपको मतलब नहीं। ऐसे जगह में हम जहां इनसेंसिटिव होते हैं या हम नैतिक रूप से जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, उस जगह प्रकृति के द्वारा नोट किया जाता है कि देखो इस आदमी ने ये गलत किया और आपका वो निगेटिव साइड में आपका लिखा जाता है। याद रखिएगा। देखिए एक चीज बार बार इस चीज पर हम चर्चा होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स है। बहुत सारी अच्छी मूवीज आई थे, उसमें भी जो भगवान ओ माय गॉड या कुछ मूवीज में मैंने नोटिस भी किया था, बड़े अच्छे ढंग से ईश्वर ने रखा भी है इस बात को कि यदि तुम मेरे को मंदिर में ही बस देखते हो तो यार ये तुम्हारा शुरुआती स्टेज का चीज है। जो छोटा बच्चा 4-5 साल का रहता है ना, उसको सिखाते हैं कि चल ये भगवान है इसको प्रणाम कर, ये ठीक है, हनुमान जी है इसको प्रणाम कर। लेकिन 15 साल के होते हो ना तो हनुमान जी को प्रणाम करके आगे नहीं निकलना है। आपको देखना है हनुमान जी क्या क्या काम करते हैं। उनसे बड़ा सेवा करने वाला भाव वाला कोई नहीं, उनसे ज्यादा डेयरबाज वाला कोई नहीं, उनसे ज्यादा ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला कोई आदमी नहीं, उनके जैसा बलशाली और बलवान कोई नहीं है। उसके बावजूद उनको देखिए क्या लीनियंसी है, क्या उनके में विनम्रशीलता है। आपका अभी ठोला में पुलिस वाले में नौकरी लग जाए, देखना कैसे सब्जी वाले को हड़काने लगोगे। चल यार 1 किलो सेव पैक कर, 1 किलो भिंडी दे दे, कैसे चमकाने लगोगे उसको। थोड़ा सा पावर आने दो, ऐसा लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर हो गए। ये हालत हो जाती है हमारी। और हनुमान जी का पावर इतना है, देखिए कि यानी लंका को जला के आ गए थे पूरा, लेकिन कितना लीनियंसी है। 15 साल 20 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो फिर हनुमान जी प्रणाम करने की चीज नहीं है।
5 साल की उम्र में ठीक है, संस्कारित करने के दृष्टिकोण से बढ़िया है कि हनुमान जी को भी जाने कम से कम। हाँ यार, हर मंगलवार को जाके हम नारियल चलो 5 साल। 20 साल की उम्र में बाइक पे खाली प्रणाम करके या अपना बाइक में जा रहे तो हार्न बजा के भाग गए, वो ट्रेंड हमारे लिए नहीं है भैया। 20 साल की उम्र में हनुमान जी की क्या क्वालिटी, चालीसा पढ़ने को बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा पढ़ने को बोलते हैं, तो 5 साल 6 साल की उम्र में रट लो, वो बहुत अच्छा है। लेकिन 20 साल की उम्र में रटने का जरूरत नहीं है आपको। उसमें 4-6 लाइन जो लिखा रहता है ना, उनकी क्वालिटीज है वो। किसी भी चालीसा को हम पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें क्वालिटीज होते हैं भगवान के। उस क्वालिटीज को जानना है और अपने अंदर उतारना है उन चीजों को। ठीक है, ठाकुर का हम जो ये खंडन भवबंधन पढ़ते हैं, ये क्या चीज है? शुरू का 3 शब्द ही समझो, खंडन भवबंधन, मतलब जितने प्रकार के ये बंधन में ईश्वर में पड़ा हुआ हो, इसको खंडन करो, ये तोड़ो। जितने प्रकार के मोह माया में, फ्री फायर में और दुनिया भर का क्या ये सब में पड़ा हूं, भगवान इससे मेरे को निकालो, रील उल के चक्कर से बाहर निकालो, खंडन भवबंधन। तो ये जो चीज हमारे साथ में है ना, ये समझना है हमको, और यही उन्नति का स्टेज है। 35 साल की उम्र में भी हनुमान जी का वो अगरबत्ती जला के, भैया पूरा अगरबत्तियां जला के पूजा, भगवान मेरा पेपर बनवा देना बोल रहे हैं, तो आप 5 साल और 35 साल में आप समझ लीजिए आपने कोई भी धार्मिक रूप से उन्नति नहीं की है। पूजा करना, प्रणाम करना, ये धार्मिकता है, लेकिन ईश्वर के गुणों को ध्यान में रख के अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना, ये आध्यात्मिकता है। हम धार्मिक से आध्यात्मिक होने का प्रयास करना चाहते हैं, यहाँ पे करते हैं। खाली धार्मिक कर्मकांड से कुछ नहीं, वो शुरुआती दौर की चीजें हैं। इस दुनिया भर की विधा है। मैं बोलता हूँ यूट्यूब से बंगाली सीखो, तेलुगु सीखो, जापानीज सीखो, फ्रांस भाषा सीखो, 100% सीख सकते हो। थोड़ा सा उस साइड में बढ़ो, जो समय मिलता है खाली 1 से मिनिमम 3 लैंग्वेज आपके पास जानकारी में, आपको मिनिमम 3 लैंग्वेज तो आना ही चाहिए यार। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कोई भी एक लैंग्वेज कम से कम आपको आनी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ यदि विदेशी भाषा या कोई भाषा अगर आपने सीख ली तो यार बैठे बैठे रोजगार आपके पास रहेगा, दूतावास तक में नौकरी लग सकती है आपकी। यानी स्कोप इतना बड़ा है आपके पास, आप ना अपनी सीमा को जान नहीं रहे हो। याद रखिए, हर किसी के अंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर विद्यमान है। आप अपनी क्षमता को, यानी आप अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो यार। भेड़ वाला कहानी सुनते हैं ना, अंडर एस्टिमेट करके बैठे हो अपने आप को। क्यों? सब टाइप का सेलिब्रेट एंजॉय भी करना है ना। यानी आप बोल रहे हो कि इधर वो ठाकुर नहीं बोलते थे कि सन्निपात का रोग भी है और उसको अचार भी खाना है। यानी हम इधर बोलते हैं कि हर प्रकार का सेलिब्रेशन और मस्ती मजा भी रहे और उधर चरित्र का भी निर्माण हो। दोनों चीजें एक साथ नहीं होगी भाई, है ना। तो कहने का मतलब है कि हम अपने जीवन में सबसे पहले जो ड्रेनेज है ना, जो छेद है जहां से हमारी एनर्जी बह रही है ना, वो किसी भी तरीके की एनर्जी हो, ऊर्जा हो, उसको सबसे पहले रोकना पड़ेगा। इवन मैं तो कहता हूं, मेरा जो अपना सोच है कि अच्छे गुण पैदा करने से ज्यादा अच्छा होता है बुरी जो चीजें हैं उससे रोकना। क्यों भाई? अगर बुरी चीज, अगर देखो एक तो चीज है ना कि जैसे मेरे पास 100 रुपए है, अगर उसमें से 70 रुपए मैं खराब चीजों में बर्बाद कर रहा हूँ, 30 रुपए अच्छी चीजों में बर्बाद कर रहा हूँ, तो 70 रुपए की जगह मैं मिनिमाइज करके अगर 40 रुपए बस खराब चीज में बर्बाद करो शुरुआत में, तो ये 30 रुपए बचेगा। तो ये कहाँ जाएगा? अच्छे चीज में ही तो उपयोग होगा। तो वैसे ही मेरे को ना अच्छे गुण उन्नत करने की तुलना में बुरे गुण कहाँ गड़बड़ कर रहा है उससे रोकना ज्यादा श्रेयस्कर है। क्योंकि जैसे ही बुराई से हम पीछे हटते हैं, अच्छाई की तरफ हम स्वयं ही आगे बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण हमको ये फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको ना एक बेहतर लक्ष्य रखना पड़ेगा जीवन का, है ना। अब वो लक्ष्य कैसा होगा वो भी समझना है। लक्ष्य ऐसा नहीं कि मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनना है, मेरे को आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे को प्रोविजनल ऑफिसर, मेरे को तहसीलदार बनना है, या बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, या अंबानी बनना, वैसा नहीं। लक्ष्य हमेशा आदतों पे भी बेस्ड होना चाहिए। लक्ष्य ध्यान रखिएगा, हम लोग करियर वाइज जब भी लक्ष्य की बात करते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई खिलाड़ी, ऐसा बोलते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन लक्ष्य छोटे छोटे इसमें होने। जब हम बहुत बड़ा लक्ष्य एक साथ ले लेते हैं तो कुछ समय बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसके कारण छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपने लक्ष्य को रखें, है ना, तो हम उसमें ज्यादा उन्नत। अभी फिलहाल मैं यदि करियर में बिजनेस या कोई बड़ा काम करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मेरे को सबसे पहले वो काम करना है जो हर सफल आदमी करता है। अब सबसे ज्यादा जो सफल आदमी है वो क्या क्या करता है? तो याद रखिए, सफल आदमी सबसे पहला अनुशासित होता है। ये कभी बुक समरी देखना सब लोग, 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्संस एक पुस्तक है, उनकी 7 हैबिट्स पढ़ो, उससे आपको समझ में आएगा।
आपको कोई नहीं बांधता है कि आप सिर्फ ठाकुर माँ और स्वामी जी की पुस्तक पढ़ो और बाकी कोई, किसी ने बांधा है आपको? कभी नहीं। दिमाग ब्रॉड होना चाहिए। स्वामी जी खुद ही जीसस क्राइस्ट और बुद्ध के सबसे ज्यादा प्रेमी थे, बहुत पसंद करते थे उनको। तो स्वामी जी कहीं ना कहीं एक, हालांकि वो पूरे ग्लोबल थे लेकिन सनातन के हिसाब से फोकस रहते, लेकिन वो बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के बारे में तो बात नहीं करते थे, वो बुद्ध और क्राइस्ट का बात करते थे। वैसे ही आपको जहां से भी ज्ञान का बात, जहां से भी बढ़िया चीजें मिल रही है, उसको आप लीजिए, उसको वहां से उठाइए और डायरी बनाइए, अपने लक्ष्य को लिखिए आप लोग। ये जिस दिन आपने लिखना, जैसे ही आप लिखते हो, एक मनोवैज्ञानिक चीज बता रहा हूं, जैसे ही आप किसी चीज को लिखना प्रारंभ करते हो, लिखते हो, वो लिखे यानी आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ इसको करना है। दूसरा, प्रकृति उसको देख लेती है कि ये बंदा लिख लिया है, इसका मतलब यार ये तो ठान लिया है, इसको ये करना है। लिखिए, आप अपनी एक डायरी बनाइए, आप उस डायरी में लिखिए आपको क्या क्या काम करना है। ऐसा हम लोग करते हैं तो हमारा फिर माइंड एक्सेप्ट करता है। तो अच्छे हैबिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुशासन, एक दिन में नहीं आएगा, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 साल, 3 साल जाता है, या और भी बहुत सारा आजकल एआई का उपयोग करके भी कुछ, आजकल तो एआई से भी लोग एडिट करके उसी से बना वो चीज करना चाह रहे हैं, तो जरूर करिए। लेकिन यार ये 3-3 घंटे गेम खेल के तुम यार, अरे अगर मारना ही है, गोली मारना है तो बॉर्डर में जाके मारो, यहाँ पर गोली मारने क्या मतलब है गेम खेल के? आंख खराब हो रहा है अलग, गला का यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो अलग। यार आपको आपके अलावा कोई मुक्त नहीं कर पाएगा भाई, आपको आपके अलावा कोई नहीं समझा सकता। याद रखना, आप बोलोगे ना भैया मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा जाके 1 घंटा वो लाल खदान चिंगराजपारा में ग्राउंड में या कहीं भी जाके बैठ, तेरा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे खुद मिलेगा। यहाँ कोई किसी को किसी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला नहीं है भाई। आप समस्या खुद पैदा की, और समस्या मैं कैसे हल करूंगा यार? भाई आप समस्या पैदा कर रहे, उसका हल तो आप ही को करना पड़ेगा। तो कहने का ये मतलब है कि मैं सबसे पहले ना जिम्मेदारी लूं अपनी असफलता की। सबसे पहले मैं जिम्मेदारी लूं कि जो गड़बड़ी चल रही है वो मेरी खुद के कारण है। कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज को मान लो कि प्रकृति जो है वो आपके साथ है, आपको ऑब्जर्व कर रही है। आपके अंदर भी जब ये भाव आ जाएगा कि मेरे को हमेशा देखा जा रहा है, मेरे को सही बनना है, सही करना है, तो वो फिर प्रकृति आपको अपने हिसाब से ही कर देगी। यानी मैं बोलता हूं कि किसी के अंदर गट्स रहे ना, मैं आज प्रेयर किया हूं ना, मैं नहीं जानता सही होगा या गलत होगा, इराक इजराइल का युद्ध कितना दिन मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने आज प्रेयर किया है तो मैं 1 हफ्ते और करूंगा रोज।